हाय एवरीवन, मैं कोकिन आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इसी चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी और टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी करवाई जा रही है। ये क्लासेज आपको निःशुल्क यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो यूनिट 7 हिंदी कहानी कहाँ से यूजीसी नेट पेपर 2 से रहने वाली है। आज हम करेंगे धुलाई वाली कहानी। इससे पहले मैं चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष की कहानी करवा चुकी हूँ। एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था कि आपका जो सिलेबस है यूनिट 7 हिंदी कहानी का टोटल कितनी कहानियां लगी हुई हैं, उन कहानियों को आपको कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और आपसे क्वेश्चन कैसे यहाँ से पूछे जाते हैं, संपूर्ण वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। एक कहानी जो राजेंद्र बाला घोष की है, चंद्रदेव से मेरी बातें मैंने करवा दी। आज हम करेंगे धुलाई वाली। दो कहानी लगी हुई है राजेंद्र बाला घोष की, जिसका दूसरा नाम क्या है, बंग महिला। चंद्रदेव से मेरी बातें पहले हो चुकी है। आज हम करने वाले हैं धुलाई वाली कहानी को, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। संपूर्ण कहानी मैं यहाँ पर करवाऊंगी। क्वेश्चन आपका कहाँ से कैसे बनता है आपको मैं बीच बीच में बताती रहूंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपनी कहानी के ऊपर। तो सबसे पहले राजेंद्र बाला घोष जन्म कब हुआ था इनका, धुलाई वाली कहानी कब आई थी, यानी कि जो कहानी लगी हुई है इनका प्रकाशन वर्ष, साथ में जो कहानीकार है इनका जन्म वर्ष के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। राजेंद्र बाला घोष की पहली कहानी बताई जाती है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। कुंभ में छोटी बहू 1906 में और धुलाई वाली 1907 में। तो आपके सिलेबस में एक तो ये कहानी दी गई है और दूसरी दी गई है धुलाई वाली। आज हम कौन सी कहानी करेंगे, धुलाई वाली कहानी को करेंगे। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1907। राय कृष्णदास ने पाश्चात्य कला की दृष्टि से धुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो क्वेश्चन क्या बना है आपके एग्जाम में कि धुलाई वाली कहानी को हिंदी की पहली कहानी किसने माना है, तो राय कृष्णदास के द्वारा यह कहानी मानी गई है, हिंदी की पहली कहानी। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि किस दृष्टि से राय कृष्णदास ने जो धुलाई वाली कहानी है उसको हिंदी की पहली कहानी माना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पाश्चात्य कला की दृष्टि से उन्होंने धुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी माना है। अब आपको एक लेवल ऊपर आपको तैयारी करनी है, तभी आप जेआरएफ का अवार्ड लेटर अपने हाथ में ले सकते हो। बात करें आगे तो क्या दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की पहली कहानी की दौड़ में इसको भाव प्रधान तथा मौलिक कहानी मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा आप लोगों के लिए। तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं कि जो भाव प्रधान कहानी है, मौलिक कहानी है, उसकी दौड़ में इसे क्या मानते हैं, हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। राय कृष्णदास ने तो माना था कि पाश्चात्य कला की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी धुलाई वाली है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं कि भाव प्रधान और ये क्या है, एक मौलिक कहानी है। रामचंद्र शुक्ल जी भावपूर्ण कहानियों में 3 कहानी मानते हैं। कौन कौन सी मानते हैं, इंदुमती को सबसे पहले नंबर पर रखते हैं, 11 वर्ष का समय दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर रखते हैं धुलाई वाली को। ये जो स्लाइड आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा, ध्यान से देखना है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भावपूर्ण कौन सी कहानियां मानी है, 3 कहानी मानी है। कौन कौन सी, इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई थी, 11 वर्ष का समय किसके द्वारा लिखी गई है, स्वयं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, और धुलाई वाली बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। इंदुमती को पहले स्थान पर रखते हैं, 11 वर्ष का समय को दूसरे स्थान पर रखते हैं और धुलाई वाली को फिर तीसरे स्थान पर रखते हैं। आगे देखें कि धुलाई वाली कहानी मनोरंजन प्रधान कहानी है। क्या है ये, एक मनोरंजन प्रधान कहानी है। क्यों है ये मनोरंजन प्रधान कहानी, क्योंकि इसमें जो धुलाई है, धुलाई का अर्थ क्या होता है, दुपट्टा जो सिर पर ओढ़नी ओढ़ते हैं। तो उसको नवल किशोर जो है वो अपने सिर के ऊपर वो दुपट्टा पूरी कहानी में किस तरह से आएगा आगे मैं बताऊंगी। तो उस दृष्टि से ये क्या है, एक मनोरंजन प्रधान कहानी है। इस कहानी का आरंभ काशी से होता है और अंत इलाहाबाद से होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहानी का आरंभ कहाँ से होता है, काशी से, और अंत कहाँ से होता है, इलाहाबाद से होता है। संपूर्ण कहानी 2 पात्रों पर केंद्रित है, वंशीधर और नवल किशोर। ये पात्र आपको ध्यान रखने हैं, वंशीधर आता है और नवल किशोर आता है। नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है, लेकिन दोनों के बीच मित्रता का संबंध है। उनका आपस में क्या संबंध है, मित्र हैं, लेकिन आपस में उनका रिलेशन क्या है कि जो नवल किशोर है वो वंशीधर का ममेरा भाई है, यानी मामा का क्या है, बेटा है।
इस कहानी में विदेशी धोती और विलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे पर भी व्यंग्य किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। पूछा जा सकता है कि धुलाई वाली कहानी में किसके ऊपर व्यंग्य किया है? तो जो विलायती जो पहनावा है उसके ऊपर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। अब हम करेंगे संपूर्ण कहानी को। अभी आप लोगों ने देखा कि इस कहानी में क्या कुछ दिया गया है। कहानी की शुरुआत होती है कि काशी जी के 10 अश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियां, कई डिबिया और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। तो कितने बजे थे? 11 बजे थे। एग्जामिनर अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा बेटा, बिल्कुल छोटे-छोटे पॉइंट। गोदलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वास उपयोगी थी। तो नवल किशोर जो ये पात्र आएगा आगे कौन है, वो कहाँ पर रहता था? ऊपर मकान के जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर रहता था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। एक पात्र यहाँ पर कौन आया है? सीता। क्या कहती है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तो ये 10 वर्ष की बालिका कौन है? ये सीता है। उम्र ध्यान रखनी है। सीता की उम्र कितनी बताई गई है? इस कहानी में उम्र बताई गई है बेटा 10 वर्ष। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला दे। तो दो पात्र अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं। पात्र का अभी नाम नहीं आया है, लेकिन एक पात्र आपके सामने आ चुका है। कौन है? सीता। उम्र कितनी बताई गई है? 10 वर्ष। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ कुछ आश्चर्य युक्त होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकता है? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। तो अब समझ गए, ये जो गोदलिया से स्नान करके जो पात्र आ रहा है वो कौन है बेटा? वंशीधर। कौन है? वंशीधर। और ये यहाँ पर बातें बोल रही है, ये कौन है? वंशीधर की पत्नी। और सीता कौन है? वंशीधर की साली। तो एक पात्र आया है यहाँ पर सीता, और जो ये इनकी पत्नी आई है, नवीना जो पत्नी है, वो उसका नाम क्या है बेटा? जानकी देई। जानकी देई क्या है? इसका नाम है। इसकी पत्नी का, वंशीधर की पत्नी का। और सीता की उम्र कितनी बताई है? 10 वर्ष बताई है। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगलसराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी इसी से मैं नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा यपड़ा जो कुछ भी हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चल। जब हमें तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक की गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं। जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी उहा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज में चौक में बैठी पुड़िया गाड़ रही थी कि इतने में न जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो सारे शर्म के मारे मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही हूँ, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। आप यहाँ पर कुछ वाक्य ऐसे देख रहे हो तो कहानीकार ने इन्हीं शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल किशोर से कह दूंगा, यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी? इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना।
इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और असाइन सावन की ऐसी झड़ी लगा दी। तो नाम यहाँ पर आ गया ना जानकी देई। तो वंशीधर पात्र आया है, जानकी देई आई है और सीता, यहाँ पर 3 पात्र अभी तक आ चुके हैं। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो वंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के। बनारस में उनके ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा कोई नहीं है। तो वंशीधर के ससुराल में कौन है? साला है, साली है और सास है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में ही गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। तो 1 बजे कहाँ कहाँ पर जाना था? उनको स्टेशन पर जाना था। अब गाड़ी आई का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया था। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं, छूछे को कौन पूछे? तो ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं, छूछे को कौन पूछे? एक कहारिन है, सो भी इसी समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे-धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं, नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते-जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे प्राय पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लें, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ हैं, नहीं इलाहाबाद में देखा जाएगा। तो इक्का वाले ने कितने रुपये मांगे थे? 1.5 रुपया किराया मांगा था। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। इस असबाब का अर्थ क्या होता है? सामान। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। तो ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है कि पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। तो स्टेशन का क्या नाम आया है? सिकरौल। जो ये जगह आती है ना कहानी में, या आप कोई भी विधा कर रहे हो, तो उनका आप खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो स्टेशन कौन सा आया है? सिकरौल। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम ही भूल गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। तो यहाँ पर क्या किस पर व्यंग्य किया गया है? अंग्रेजी जो पहनावा है उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। तो नवल कट्टर स्वदेशी हुए है ना, बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। तो नवल किशोर क्या थे? स्वदेशी थे। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, ना हक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देसी देश में ही। जानकी जरा बोहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलिया ने आ घेरा। वंशीधर एक कुल्ली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट ले तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल किशोर से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया।
मुझे अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा जाएँगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा सही। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी, बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, "नवल की बहू कहाँ है?" "वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया?" कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़ का था, पर ड्योढ़ दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़-बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशनों के पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के डांट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी बुढ़िया और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़ में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। यह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काटे, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री अकचाकर अकच काकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया, तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी, जो उसके पास ही थी। कहने लगी, "अरे इन कर मने तो ना ही आइलेन हो, देखो रोमन करचइन।" ये ग्रामीण भाषा का यहाँ पर लेखिका ने कहानीकार ने प्रयोग किया है। दूसरी, "अरे दूसर गाड़ी में बैठा होइए, पहली दूर बो रही ई जनानी गाड़ी बैठे हैं।" दूसरी, "तऊ तो भल्लू तो कहूँ," कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, "कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जुपुरु चढ़ी हूँ नहीं।" इसके जवाब में उसने कहा, जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, "हट, हम पूछला ने, हम वहां कहाँ उतरबू आए इलाहाबाद।" दूसरी, "इलाहाबाद कौन गांव है गोडियों।" पहली, "अरे नहीं जनेलू, प्रयाग जी जहां मनई मकर नहाए जाला।" तो ये यहाँ पर ग्रामीण भाषा का यहाँ पर लेखिका ने प्रयोग किया है। दूसरी फिर क्या बोलते हैं कि, "भला पाएगो जी काहे न जानित ले कहे के नाही, तोहरे पक्ष के धर्म से चार दाई नहाए चुकी हुई, ऐसो हो सोमरी और गहन दका दका लाग रहा, तजन तोहरे काशी जी नहाया गई रहे।" पहली, "आए जाए के ते सब उवत जाता।" ये छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर लेखिका ने ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो जो ये 4 जो बूढ़ी स्त्रियां हैं वो आपस में ऐसे बातें कर रही हैं। इसकी इस बात पर कुल कमरे में वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी, सब एक के एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। फिर तीसरी बोलती है, फिर चौथी बोलती है, फिर तीसरी फिर बोलती है। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, "तुम तो नाहक उन्हें और बिडरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा, दूसरी गाड़ी से भी वे यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसा ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा।" बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह तो बात भली कही, ना ही भैया हम पचे काहे के केहू कुछ नहीं। अरे एक एक
एक के एक करत न बाएँ तो दुनिया चलत कैसे बाएँ इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई-कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई-कोई नाराज़ भी हुए। क्यों? सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। तो ये फ्रांसीसी छींट की जो दुलाई ओढ़े बैठी है, ये कौन है? यहाँ पर नवल किशोर हैं। तो ध्यान रखना है, फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े बैठी थी। तो कौन-सी छींट की दुलाई ओढ़े हुए था नवल किशोर? फ्रांसीसी छींट की। कुछ नहीं बोली, कभी-कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर वह ताक देती और सामान को हो जाने पर फिर मुँह फेर लेती। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है? देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के स्टेशन को पहुँचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश-पाताल सोचने लगी, यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा? जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने मुँह खोला, कहे भैया जो कहूँ बिना टिकस के आवत होए तो ओकर ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बेटा दिहलेन। यहाँ पर वही ग्रामीण भाषा का प्रयोग है। मारे की रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू-चक्कर हो जाएँगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम-खुल्ला कहा, "का बाबूजी हम कुछ हमरो साझा?" इस बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो चुप हो गया। यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार ले। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दी किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाले के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री थी, टिकट है। लौटकर आए तो किसी को न पाया। अरे यह सब कहाँ गई? यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। पर इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकलने की एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाले को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या? सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि तुम्हारी ही बहुत ही अच्छा। तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं। तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा, तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहें तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया और तुमने न देखा मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊँगा। फिर थोड़ा और देख ले करते-करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करें। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, तुम बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, हर किसी डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि स्टेशन में मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता न। अरे तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया था? 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही इतनी। इसी तरह बातचीत करते-करते दोनों गाड़ी के पास आए तो देखा दोनों मित्र बंधुओं में खूब हँसी हो रही थी। जानकी कह रही थी कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हँसी ऐसी होती है। हँसी में किसी के प्राण भी निकल जाएँ तो इन्हें क्या? ये कोटेशन आपसे पूछी गई है और पूछा गया था कि इस कहानी में यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? तो जानकी के द्वारा ये कथन कहा गया है। खैर दोनों मित्र अपनी-अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी इस राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये कौन कहती हैं? लेखिका कहती हैं और 1907 में ये कहानी लिखी गई थी। यहाँ पर राजेंद्र बाला घोष कहती हैं कि दोनों मित्र अपनी-अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी अपने घर पहुँच गए, तो मुझे भी इस कहानी राम कहानी से छुट्टी मिली। यानी कि मैंने भी ये कहानी यहाँ पर समाप्त कर दी। इस तरह से आपकी ये कहानी दुलाई वाली आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे ये कहानी है।
इसमें पात्र कौन-कौन आते हैं? पात्र आते हैं इसमें नवल किशोर, जानकी देई, सीता की उम्र यहाँ पर 10 बताई गई है, वंशीधर आते हैं लेकिन वंशीधर की पत्नी का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। आप लोगों को इतना भी ध्यान रखना है और मैंने साथ में आप लोगों को ये भी बता दिया कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कहाँ से पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे जाने की संभावना है। तो संपूर्ण कहानी मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा दी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं बता देती हूँ, मैंने आप लोगों से बताया था कि 3 दिन तो मैं आपकी जो टीजीटी पीजीटी है हिंदी साहित्य उसकी क्लासेस लूँगी और 3 दिन में आपकी यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी की क्लासेस लूँगी। तो इसी तरह हमने 3 दिन तो हिंदी साहित्य जिसमें मैं आदिकाल संपूर्ण आपको कवर करवा चुकी हूँ। बस एक क्लासेस रहती है आपकी आदिकाल के ऊपर, वो कौन-सी रहती है कि आदिकाल सॉरी जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा है, बस वही क्लास रहती है। बाकी मैं आदिकाल आपको संपूर्ण करवा चुकी हूँ और मैंने जो आपकी 7th यूनिट है यूजीसी नेट पेपर तो हिंदी की, वो मैंने शुरू की हुई है जिसमें 2 वीडियो लेक्चर मैं पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हमारा यह तीसरा वीडियो लेक्चर था धुलाई वाली कहानी के ऊपर। इससे पहले मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर तो हिंदी यूनिट 8 है और यूनिट 10 की भी क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चैनल को ज़रूर विजिट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को पता चले कि बिल्कुल फ्री कॉस्ट आपको यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर तो हिंदी की तैयारी करवाई जा रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।